अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब, उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर वाफियत से हैं जहाँ जहाँ पर प्रोग्राम देखा जा रहा है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूँगी, और वो ये है कि जो लाइफ है उसमें डिसिप्लिन का होना, वक्त का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, जो हमारी कायनात है, हमारा जो नेचर है, कुदरत भी इस चीज़ के पाबंद है। सूरज और चाँद का भी एक वक्त मुकर्रर है। तो मेरे ख्याल से हमें भी डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। और स्पेशली जब वालिदैन की हमारी एक रूटीन, हम डिसिप्लिन फॉलो कर रहे होते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों में भी ये वाज़ेह तब्दीली नज़र आती है। वो भी इवेंचुअली बहुत डिसिप्लिन दिखाई देते हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में। बहरहाल जनाब, प्रोग्राम में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आज की जो टॉप स्टोरी है और ख़तरनाक स्टोरी है, परेशान करने वाली स्टोरी। और वो ये कि जो डॉलर की उड़ान है वो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है और वापसी शायद ही अब हो सके। बहरहाल इस पर हम डिबेट करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट डेफिनेटली मौजूद होंगे। और प्रोग्राम में एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बड़ी अहम, जिस पर बात करना मैं समझती हूँ ज़रूरी है, वो आपकी सेहत के हवाले से है। और आपको पता है कि पंजाब में हैज़े की वबा फूट पड़ी है और ऐसे में डायरिया का हो जाना, स्टमक का अपसेट हो जाना बहुत डेंजरस है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बॉडी से सारे आपके वैसे भी इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो खारिज हो जाते हैं, वीकनेस का इंसान शिकार हो जाता है। तो इस पर हम बात करेंगे कि कौन सी एहतियाती तदाबीर आपको एहतियात करनी है। और ख़ासकर अभी बता दूं कि बाहर का खाना खाना आप कुछ अरसे के लिए ज़रा अवॉइड कर दें। घर में जितनी ठंडी सब्जियां और फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ही बेहतर है। बहरहाल प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे और अब बात करेंगे डॉलर की कीमत की। और जो मार्केट रेट अभी है इंटरबैंक में, डॉलर मज़ीद महंगा होकर 196 रुपये का जनाब हो चुका है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस हवाले से ख़ास एफर्ट करते हुए बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि दिखाई भी दे रहे हैं। उन्होंने डॉलर की उड़ान रोकने के लिए फॉरेक्स एसोसिएशन के रहनुमाओं से जूम पर बाकायदा मीटिंग भी की है। और IMF को राजी करना, इंपोर्ट बिल कम, लग्जरी अशिया की दरामदात पर 6 माह के लिए फौरी पाबंदी, और इसके साथ साथ जो दीगर तजावीज़ हैं वो भी अब उनके बारे में सोचा जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। डॉलर की कीमत में इजाफे की ये जो मुसलसल वजह हम देख रहे हैं, ये क्या है? बहुत शुक्रिया आपका। आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले 11 हफ्तों से जिस तेज़ रफ्तारी से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिर रही है, हर पाकिस्तानी का, मुहिब वतन पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रोता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें इस्तेमारी ताकतों की आशीर्वाद भी शामिल है, और अमेरिका का जो न्यू ग्रेड गेम है उसके मकासद में भी हम माउनत कर रहे हैं। ये मकासद हैं पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर करना, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना, पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत में एतमाद का बहरान पैदा करना। ये मकासद बदकिस्मती से हासिल हो रहे हैं। जब इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए थे, वज़ीर आज़म बने थे, तो उस वक्त एक डॉलर 124 रुपये पे था और उसके बाद से गिरना शुरू हुआ। लेकिन 28 फरवरी 2022 को उन्होंने एक फ़ैसला किया जो हम हैरान रह गए। उन्होंने ये कहा कि जनाब, ऐलान किया कि हज़ब मुखालिफ की चूँकि तहरीक चल रही थी, उसको कमज़ोर करने के लिए उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो पेट्रोल और बिजली के नर्ख कम कर रहे हैं और जून तक इसको मुंजमद कर देंगे। ये IMF से तहरीरी मुआहदा उन्होंने किया था, तवील मुज़ाकरात के बाद किया था, उसकी संगीन खिलाफ वर्जी थी। और इमरान खान साहब को ये पता था कि जिस वक्त वो बयान कर रहे हैं, अगस्त से जो है फरवरी तक 4 अरब डॉलर हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स गिर चुके थे और रुपए की कदर दबाव का शिकार थी। उनको ये भी पता था कि सऊदी अरब और UAE का ये पॉलिसी डिसीजन है, जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा था, दहशतगर्दी सियासत मईशत में, कि जब पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में होगा उस वक्त वो पाकिस्तान की मदद करेंगे। तो उन्होंने ऐसे वक्त ये फैसला किया जब उनको पता था कि जी पाकिस्तान को कोई इमदाद नहीं मिलेगी, ना अमेरिका कर्जा देगा ना IMF देगा। तो उन्होंने फिर उसको क्या हुआ कि हमारा जब तक वो हुकूमत में रहे उस वक्त तक ये 177 से 188 पे आ गया फी डॉलर, जो कि उन्होंने लिया था 124 के ऊपर। अब ये मुल्क जो 75 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कर रहा है, जो उन्होंने बेताशा खुद बढ़ाई थी, तो अंदाज़ा लगा लीजिए उस मुल्क में तबाही बर्बादी का क्या आलम होगा। और इस दौरान में रिजर्व भी हमारे गिरने शुरू हो गए।
तो जब इमरान जो है शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए, उनकी काबीना आई, तो उन्होंने पहला काम यही किया कि IMF से मुज़ाकरात किए। और लेकिन IMF ने खुल के कहा जी आपने तहरीरी मुआहिदा तोड़ा है, हमें जो है आपके ऊपर एतबार नहीं है। उन्होंने खुल के मना कर दिया। तो जब उन्होंने मना कर दिया तो हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं रहा। सही। लेकिन ये शॉर्ट टर्म बातें कर रहे हैं, ये गलत है। देखिए IMF के साथ जो कुछ होना है अगले 15-20 दिन में आपको पैसा मिल जाएगा, आपको उनकी शराइत वाले माननी पड़ेंगी। इसमें खेल चल रहा है। हमारे वजीर खारजा पहले अमेरिका में मौजूद हैं। अमेरिका ही चाहता है कि हमको IMF के चुंगल में फंसाया जाए, तो अल्टीमेटली ये हालात तय हो जाएंगे। और मैं अब भी समझता हूं कि जब ये IMF से कर्जा मिलेगा, सऊदी अरब से भी मिलेगा, तो ये 180 रुपए पर ये डॉलर आ जाएगा आर्जी तौर पर, एक आर्जी सहारा मिलेगा। लेकिन खेल ही जो कुछ हो रहा है वो इससे ज्यादा संगीन है। अमेरिका ये चाहता है कि हम IMF के चुंगल में फंसे रहें, ये मसला है। इसलिए कि अब मैं से ये पूछना चाहता हूँ, हुकूमत और कौम को भी सोचें कि भारत 1991 के बाद से 31 साल हो गए IMF के प्रोग्राम में नहीं गया। बांग्लादेश 2012 के बाद से IMF के प्रोग्राम में नहीं गया। और हमें 1958 में अय्यूब खान ने फंसाया था IMF के प्रोग्राम में, और इन 64 वर्षों में 22 मरतबा हम IMF के पास गए, अभी 23 मरतबा भी जा सकते हैं। खेल इस वक्त ये नहीं है, ये तो समझ जाएगा, तो उससे भरा जाएगा। लेकिन IMF के प्रोग्राम में रह के पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम, इन सब चीज़ों पर खतरे में डालने के लिए स्कीम बनाई गई है। हम उसमें जाल में बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गई हूँ कि ये एक ऐसा भंवर है। लेकिन डॉक्टर साहब, इससे निकलने के लिए भी तो कोई फिर रिप्लेसमेंट प्लान होना चाहिए ना। अगर पाकिस्तान को कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल रहा है तो वो बार बार अपने मुल्की हालात, अपनी मईशत को संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए तो फिर IMF का ही दरवाजा खटखटाता फिरेगा। देखिए ये तो एक खेल हो रहा है, इसलिए कि मैंने जैसे आपसे पहले भी प्रोग्राम में कहा कि हमारी मईशत अशराफिया की मईशत है। अभी ये जो मैं एक फिगर आपको देना चाहता हूँ, जुलाई से अप्रैल 10 महीने जो गुजरे हैं, इसमें हमने 65 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स की, 65 बिलियन डॉलर, जो पिछले साल की इसी मुद्दत से 21 अरब डॉलर ज्यादा है। ये साजिश नहीं थी क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ, 21 अरब डॉलर आपने ज्यादा करके 65 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर ली, और 1 अरब डॉलर के लिए आप घुटनों के बल IMF के पास जा रहे हैं। ये क्या खेल हुआ? इसमें स्टेट बैंक का क्या किरदार था, इसलिए हुकूमत का क्या किरदार था, हमारे इदारों का क्या किरदार? हम अशराफिया को नवाजने के लिए पाकिस्तान की सलामती को दाव पे लगा रहे हैं। हमारे पास हल मौजूद है। हमें पता है कि टैक्सों में हम 5000 अरब रुपए साल कम वसूल कर रहे हैं इनकम टैक्स के मद में। फिर हम उससे GST लगाते हैं, उसके ऊपर आवाम के ऊपर पेट्रोलियम लेवी लगाते हैं, उससे बरामदात आपकी गिरती हैं। तो फिर जब बरामदात गिरती है और इम्पोर्ट्स आप बढ़ा रहे हैं, तो ये एक खेल हो रहा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो जौहरी ताकत है, उसको एक साजिश के तहत इस तरह हमें फंसाया जा रहा है। अगर बांग्लादेश जो है वो 2012 के बाद से कोई प्रोग्राम नहीं लिया, भारत ने 1900 जो है वो मेरा ख्याल है 1900 जो है वो 11 में उसने लिया था, 31 साल उसको हो गए हैं, वो नहीं जा रहा, तो हम क्यों जाते हैं? ठीक है, बड़ी आपने अच्छी एग्जांपल दी बांग्लादेश की और एशियाई ममालिक की कि वो IMF के पास नहीं जा रहे और हमें इस भंवर से निकलना होगा और उसका अल्टरनेट प्लान भी डेफिनेटली हमें चाहिए होगा। डॉक्टर साहब, किस तरीके से आप देखते हैं मौजूदा हुकूमत की एफर्ट्स को कि सारे मामलात को संभाला जाए, रुपए की कदर मजीद ना गिर पाए? अब जो शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है फॉरेक्स के नुमाइंदगान से, उन्होंने जो मशवरे दिए हैं वज़ीर आज़म को, आप समझते हैं कि अगर उन पर अमल किया जाए कम से कम फॉर 6 मंथ्स तो उससे कुछ बेहतरी आ सकती है? नहीं, देखिए मैंने आपसे बताया ये मसला नहीं है इस वक्त, क्योंकि आपके अगले चंद हफ्तों में IMF के साथ आपका प्रोग्राम तय हो जाएगा उनकी शराइत पर। शायद उनकी पसंद का आदमी भी आपको हुकूमत में लाना पड़े, ये भी मैं आपको बता दूं। मसला ये नहीं है, मसला कुछ और है। मसला ये है कि जो कुछ आपको करना है वो अगले चंद हफ्तों में करना है। आज से आपके मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। IMF ने क्यों कहा कि जब आप दोहा आ जाएं और हम पाकिस्तान नहीं आएंगे? कभी सोचा हमने ये? तो खेल ये कुछ नहीं हो रहा है। अगर हुकूमत स्टेट बैंक संजीदा कोशिशें करता है, स्टेट बैंक ने नहीं की हैं। हम इससे पहले 3 दफे कोशिशें कर चुके हैं माजी में कि अगर स्टेट बैंक कोशिश करता है तो वो दबाव डाल के रुपए की कदर को बेहतर करा सकते थे। लेकिन खेल इस्तेमाली ताकतों का कुछ है। इससे पहले डार साहब ने कराई, इससे पहले स्टेट बैंक ने कई मरतबा कराया। हुकूमत अगर, और आपको पता हो मैं जौहरी जब हमने धमाका किया था तो अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दी थी, यूरोप ने सैंक्शन लगा दी थी और हमारे रिजल्ट बढ़ गए थे। अब हमें हिलने नहीं दिया जा रहा है। ये बात हमें कब समझ में आएगी? नहीं, ये नहीं, हमें हिलने नहीं दिया जा रहा है। हमें चारों तरफ से, जैसे मैंने कहा, कि घेर लिया गया है। IMF, FATF, अमेरिका, इस्तेमाली ताकतें और ये कुछ पाकिस्तान के पॉलिटिशियन। अब वो ये चाहते हैं अमेरिका की पसंद का IMF के साबिक मुलाजिम को लाया जाए,
उनको आपने देखा होगा प्रोटोकॉल भी दिया, बेल भी, एक ही दिन में एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल मिला और एक ही दिन में उनको बेल भी मिल गई, वो पहुंच भी गए। अब ये जो चीजें हो रही है, तो शहबाज शरीफ क्या कर सकता है बेचारा, एक आदमी है, उसको तो आपने घेर लिया चारों तरफ, लेकिन मसला शहबाज शरीफ का नहीं है, मसला पाकिस्तान की सलामती का है। मैं ये चाहता हूं कि अगर उनको, मैं यकीन दिलाता हूं आपको, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। अगर शहबाज शरीफ साहब और स्टेट बैंक कोशिश करें तो IMF से पहले ही रुपए की कदर को बेहतर कर सकते हैं। शायद साहब शरह सूद में अगर कमी हो जाए तो उससे भी कोई रास्ता निकल सकता है? जी, शरह सूद में इजाफा होगा, आप बेफिक्र रहिए। 23 तारीख को शरह सूद में इजाफा करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। हाँ, हाथ में कुछ नहीं है। आपने स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दी, मैं उस वक्त बार बार कह रहा था कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी मत दें, पाकिस्तान की सलामती को खतरे में डाला जाएगा। आप 23 को मीटिंग है, आप देखिएगा वो बढ़ा देंगे। खेल क्या हो रहा है, आपको बरामदात करनी ही नहीं है, हमें बरामदात बढ़ानी ही नहीं है, हमें तो इम्पोर्ट्स गैर जरूरी करनी है और इस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को जकड़वाना है। जौहरी ताकत बनने के बाद जो है हमने आपको फंसा लिया। मैं दोबारा बताऊं, नवाज शरीफ साहब ने जब जौहरी धमाके किए थे, तमाम दुनिया ने सैंक्शंस लगा दी और मेरे मुल्क के रिजर्व बढ़े थे, तो उन्होंने कैसे बढ़ा लिए थे? आज भी बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें हिलने नहीं दिया जा रहा। हमारी कुछ ताकतें मुल्क के अंदर और कुछ के बाहर इस्तेमाली ताकतें, अमेरिका, FATF, IMF और हमारे कुछ इदारे एक किरदार अदा कर रहे हैं। इसमें अवाम को आप बेदार करेंगे, इस पाकिस्तान भारत से ज्यादा ताकतवर मुल्क बन सकता है। बांग्लादेश कितना गरीब था, आज आपको पता है बांग्लादेश का GDP है $450 अरब, मेरे मुल्क की है 350 से कम। ये क्या हो गया पिछले चंद वर्षों में? तो ये चीजें वो हैं जो अवाम को एजुकेट करें, बड़ी मेहरबानी करें। ये है असल चीज कि पाकिस्तान के, देखिए रिकोडिक पे हमने जो है वो अभी कोर्ट ने एक फैसला दिया था, इफ्तिखार चौधरी ने, हमें $1 अरब का जुर्माना देना पड़ा और उससे बाकी जुर्माना माफ कराने के लिए हमने 11 साल को उसको ठेका दे दिया उसी कंपनी को। अब इस तरीके से आप करेंगे, ऐसे फैसले आएंगे जो बाहर दुनिया में कोई चैलेंज हो जाएंगे, तो कोई हिसाब का निजाम तो बनाइए मेहरबानी करके। हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने अभी आपने सर ये निजाम जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये निजाम फिर कौन बनाएगा? हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितनी भी जमातें हैं, जब वो हुकूमत में आई हैं तो सारी की सारी IMF के प्रोग्राम हासिल उन्होंने किए और IMF के पास गई हैं, IMF के पास गए हैं या फिर सऊदीया के पास गए हैं, तो फिर बेहतर हाल तो इसका मतलब है कि कोई नजर नहीं आ रहा, कोई पॉलिसी भी तो हो ना उस हवाले से। नहीं तो उनके हाथ में इतना होता भी नहीं है। मैंने भी आपसे कहा कि बात खेल कुछ और ही हो रहा है ना। खेल ये होता है कि वो भी तो चारों तरफ से बंधे होते हैं। मैंने अभी आपको एक मिसाल दी, आज के अखबारात आपने, वो साहब जो तशरीफ लाए हैं उनको बेल भी मिली और एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल भी दिया। तो क्या शहबाज शरीफ ने प्रोटोकॉल दिया उसको? देखिए, आज़ाद बनने के लिए अवाम को बेदार करना होता है। अवाम बेदार होंगे तो सियासतदान भी ठीक हो जाएंगे। सियासतदान भी मजबूर होते हैं, उनको भी ताकतवर तबके उनको जीने नहीं देते, उनके ऊपर मुतालबात रखते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं जो बिल्कुल साबित हो जाएगी कि इमरान खान ने जब एमनेस्टी दी थी तो एक कानून बनाया था कि जो मुल्क के अंदर असासे हैं उनको हम जब्त करेंगे। तो मैंने कैलकुलेट करके बताया कि 900 अरब रुपए आपको मिल जाएगा जो मुल्क के अंदर असासे हैं। जब मैंने प्रोग्राम के अंदर ये बात की तो PTI के एक सीनियर सेनेटर थे, PTI हुकूमत में थी, उन्होंने क्या जवाब दिया? आप जो बात कह रहे हैं हमें भी समझ में आती है, मगर हमारे ऊपर दबाव है उन लोगों का जिनके ये चोरी के पैसे, तो मैं क्या करूं? अगर ये खेल है जो एक PTI का सेनेटर, उनकी हुकूमत है, वो ये कहता है जी मैं कानून पर अमल दरामद नहीं कर सकता, चोरों को नाराज नहीं कर सकता, लेकिन 22 करोड़ अवाम को मैं तबाह कर सकता हूँ, पाकिस्तान की सलामती को दाव पर लगा सकता हूँ, पाकिस्तान की मैशत को तबाह कर। तो आप अवाम को एजुकेट करें। पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आपका मेजर टाइम है उसमें सियासत, गुर्बत, महंगाई, IMF ये चीजें डिस्कस करेंगे, सियासी बयानात। और हमारी अदालतों को भी चाहिए कि मेहरबानी करके ऐसे बहुत ज्यादा रिमार्क्स ना दें, वो फिर टीवी पे डिस्कस होते हैं। उनके फैसले डिस्कस होने चाहिए, उनके रिमार्क्स नहीं डिस्कस होने चाहिए। अब एक और आपको मिसाल दे दूं, अभी जो शरीयत बेंच ने एक फैसला दे दिया, अब इस सदी के आखिर तक पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग नहीं आएगी और जो हमारी दीनी जमातें वो बात ही नहीं समझ रही। तो खेल क्या है कि असल चीज देखें कि खेल क्या हो रहा है, फैसला क्या आ गया। अब आईन है 38F कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सूद का, रिबा का खात्मा कर दिया जाए। एज ए चेयरमैन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग मैं कह रहा हूं कि इस सदी के आखिर तक इस फैसले के बाद अगर अपील नहीं की तो ये फिर सूदी निज़ाम ही चलता रहेगा। तो आप एजुकेट करें, लोगों को तैयार करें, आवाम को बताएं कि पाकिस्तान जैसी ताकतवर मुल्क के साथ क्या हो रहा है, तब लोग बेदार होंगे और उन सियासतदानों को पकड़ेंगे। वरना यही कुछ खतरा मुझे यही है कि हम चक्कर में रहेंगे। IMF, FATF, अमेरिका, इस्तेमारी ताकतें
खेल होता रहेगा। बिल्कुल, और पाकिस्तान के मुफाद में जो भी फैसला हो वो पाकिस्तान के मुफाद में होना चाहिए, ना कि किसी सियासी जमात के हक में होना चाहिए। जो डॉलर है जनाब वो मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। उम्मीद ये की जा रही है कि जो आने वाला वक्त है, जो मुस्तकबिल करीब है, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो और हमारे जितने भी सियासतदान हैं जो इस मुल्क की बाग दौड़ संभाल रही हैं वो पाकिस्तान के हक में कोई बेहतर फैसला दे सकें और अल्लाह ताला भी उनकी मदद करे, यही दुआ है जनाब। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा करेंगे ज्वाइन। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, वंस अगेन आपका प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और एक अहम हेयरिंग और उसके ऊपर डिबेट करने के लिए जनाब एक्सपर्ट भी होंगे, लेकिन खबर क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। बड़ी हैपनिंग हुई है। मुनहरिफ अरकान पार्लियामेंट से मुतल्लिक आर्टिकल 63A की तशरीह के जनाब सदारती रेफरेंस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया और इस तरह अदालत उज़्मा ने PTI की दरखास्तें खारिज कर दी हैं और PTI के मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहली से बच गए हैं। चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस पर समाअत की और इसी के ऊपर बात करेंगे अजहर सिद्दीक जो कि कानूनी माहिर है, हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। बहुत शुक्रिया अजहर साहब, आपने टाइम दिया। पहले तो बताइएगा कि आर्टिकल 63A की तशरीह के बाद अब पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल क्या बनता है? क्या दोबारा वोट लेना होगा वज़ीर आला को? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर तो देखा जाए कि जो कि ये आईनी दरखास्तें और क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है ये इलेक्शन होने से बहुत पहले का चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारे मामला थे, इलेक्शन का मामला भी था और ये सारी चीजें वहां पर मौजूद थी। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह करनी थी। अब वोट जो डल गया है उस वोट क्वेश्चनेबल वोट है और अदालत के पास जब ये लेके कि अमानत में खयानत है, सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ तशरीह की है बल्कि डेक्लरेशन भी दे दी है। इसमें आइन जो लोग कह रहे हैं कि शायद ये आर्टिकल 186 ओपिनियन है, ये ओपिनियन नहीं है, ये आर्टिकल 184(3) की पिटीशन के ऊपर भी ऑर्डर है जिसके तहत अब जितने वोट 197 में से 25 वोट जो है वो मुनारफ अरकान के हैं वो वोट तो काउंट ही नहीं होने। जब वो काउंट नहीं होने हैं तो 172 वोट रह गए हैं हमजा के, तो हमजा इज नो मोर सीएम इस वक्त नहीं है। 2 पोजीशन यहाँ आती हैं जो कि सीएम नहीं है, पोजीशन चली जाएगी इलेक्शन से पहले की और उस्मान बुज़दार जो कि एक्टिंग के तौर पर, निगरान के तौर पर या बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 103 वज़ीर आला के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे थे वो अंजाम देंगे और पोजीशन ये आ जाएगी। और फर्ज करें वो मानने के लिए नहीं भी तैयार है, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट तो गवर्नर के पास इख्तियार है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या कहेंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए सादा आपने बोला बड़ा क्लियरली अजहर साहब, आप कह रहे हैं कि हमजा शहबाज शरीफ इज नो मोर सीएम पंजाब, तो फिर टेक्निकली कौन सीएम पंजाब बनते हैं या फिर फ्यूचर क्या है ये बताइएगा। देखिए उस्मान बुज़दार साहब तो इस्तीफा उनका, देखें वो इस्तीफा अंडर क्वेश्चन एक अलग बात है, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर होने के बाद वो एक निगरान के तौर पर या एक्टिंग के तौर पर थे जब तक नया वज़ीर आला आना था। तो इस वक्त पोजीशन सारी रिवाइव हो चुकी है और वो वज़ीर आला पंजाब इस वक्त है और 2 पॉसिबिलिटी जैसे मैंने बताई है, इसका नया इलेक्शन होगा यानी चौधरी परवेज लाई और जो है ना, ठीक है, ये यानी कि दैट इज क्लियर, इसमें कोई दो राय हरगिज नहीं है। अगर आइन के मुताबिक इस वक्त निगरान वजीर आला जनाब उस्मान बुज़दार साहब हैं। जी बिल्कुल, उसकी इंटरप्रिटेशन अगर देखें और डेक्लेरेशन की पोजीशन अगर आप देखें तो वो वोट जब काउंट नहीं होने तो 172 वोट हैं, 172 अक्सरियत नहीं है, 186 आपको सादा अक्सरियत चाहिए थी जो इस वक्त मौजूद नहीं है। और जहां तक मामला दूसरा, एक और चीज आपने साथ देखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने वोट ना काउंट होने का भी कह दिया और चूंकि ये डिफेक्शन कर चुके हैं लोग, डिफेक्शन के कॉन्सिक्वेंस जो है इनकी सीटें अभी मौजूद रहेंगी वो 25 के 25। वो इलेक्शन कमीशन का जब फैसला आएगा उसमें वो सीटें भी फिर खाली हो जाएंगी और वो खाली होने के बाद जो पोजीशन अब आपके सामने आ जाएगी वो बड़ी क्लैरिटी के साथ आ जाएगी। 25 माइनस हो जाएंगे और पीटीआई के 5 जो हैं वो रिजर्व सीटें हैं, 5 वापस आ जाएंगे और तो यूं जो है वो मार्जिन 20 का सिर्फ रह जाएगा और 186 जो गोल्डन फिगर है। लेकिन जब 130 के तहत जब दोबारा वज़ीर आला का इंतखाब होगा तो वहां दिक्कत आपके पास क्या आ जानी है कि आपको सादा अक्सरियत लेनी है। सादा अक्सरियत में जो कि 20 या माइनस हो जाएंगे
तो 351 रह जाएंगे, 351 में से 172 की एक फिगर आ जाएगी, उस फिगर को मीट करना होगा अपना सादा अक्सरियत को सामने रखते हुए। वो इलेक्शन अगर सामने आ जाता है, लेकिन कबातें इसमें फिर आपके पास रहनी है कि बजट पास करवाना है, तो बजट के फिगर को भी अगर सामने रखें, सादा अक्सरियत होनी चाहिए, जो 20 सीटें खाली होगी। इसकी इंटरप्रिटेशन मैं तो समझता हूँ बड़ी वाज़ेह है कि जितने मेंबर्स इस वक्त अपना पंजाब असेंबली के अंदर होंगे, जो कि 20 मेंबर नहीं होंगे, तो 20 के बगैर वो माइनस करने के बाद सादा अक्सरियत देखना होगी। ठीक है, मुनहरिफ अरकान को जो डी सीट करने का कहा गया था, वो फैसला तो जनाब रद्द हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है। ऐसा नहीं है, ना ऐसा नहीं है। मैं फिर बता दूं, पैरा जो है ना, पैरा 4 अगर पढ़ लिया जाए, पैरा 4 में वो मामला इलेक्शन कमिशन ने भी अपना फैसला रिजर्व किया है, ठीक, उन्होंने सुनाना है, तो रिजर्व किया, अभी सुनाना है। ठीक है, हाँ जी, वो कल सुनाता है या परसों सुनाता है, उसके बाद तो फिर ये सीटें बिल्कुल ही खाली हो जाएंगी ना जी। और इस वक्त जो कि यहाँ एक और कॉन्स्टिट्यूशन बहरान इस हवाले से है, गवर्नर भी यहाँ पर 2 है, यानी गवर्नर बुनियादी तौर पर उमर सरफराज चीमा ही है, लेकिन उनको हटा दिया गया, और एक्टिंग गवर्नर का चार्ज जो है स्पीकर पंजाब ने अभी तक लिया नहीं है। और यानी एक इंटरप्रिटेशन ये भी दे सकते हैं, कोई मानने के लिए अगर तैयार नहीं है, तो जब गवर्नर कहते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब लेने की बात आएगी, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए सादा अक्सरियत इनके पास नहीं होगी। इवन अदरवाइज भी मोरालिटी तो यही चाहती है कि अपने तो स्टेप डाउन कर जाएं और वो कहें कि मैं नए इलेक्शन के लिए तैयार हूं, आ जाए नए कर जाए। लेकिन यहाँ लग ये रहा है कि शायद ना आना पड़े, और तौहीन अदालत की दरखास्त हमने तैयार कर ली हुई है। जो हमजा शरीफ अगर ये नहीं छोड़ते, तो हम यकीनन जो है तौहीन अदालत की दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर करेंगे। आज मैं सर्टिफाइड कॉपीज के लिए आया हूँ, सर्टिफाइड मैं कॉपी ले रहा हूँ। अच्छा अजहर साहब, मुनहरिफ अरकान के वोट्स जैसे कि मुस्तरद किए गए, तो अब जो ये वोट्स हैं, इनको निकाल कर क्या दोबारा से वोटिंग की जाएगी, या फिर तरीकाकार किस तरह से होगा? देखिए, अब जो कि अपना इस वक्त तो हमजा तो पोजीशन उसी पे आ गया, इलेक्शन डे वाले दिन पोजीशन पे आ गया, सादा अक्सरियत नहीं है। या तो वो उसी दिन दोबारा वोटिंग होगी, चौधरी परवेज लाई और हमजा शरीफ के हवाले से दोबारा वोटिंग होकर जो अक्सरियत लेगा वो वजीर आला हो जाएगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो नए नॉमिनेशन पेपर कॉल करेंगे, नए नॉमिनेशन पेपर आए, आकर अपना दाखिल करें और उसमें फिर इलेक्शन होगा जी। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो राय दी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और राय में भी तो फर्क होता है, वैसे तो काबिल एहतराम होती है सुप्रीम कोर्ट की राय भी और फैसला भी। अच्छा, ये बड़ी एक कंफ्यूजन है हमारे यहाँ, बड़े दोस्त आप जो है ना, ये कंफ्यूजन एक जनरेट करते हैं। हालांकि ये कंफ्यूजन नहीं, मैं आपको पहले बता दूं, वो कंफ्यूजन इसलिए नहीं है कि अगर हम देख लें, अगर उस फैसले को पढ़ लें, उस फैसले के खास तौर पर उस फैसले की अगर अपना जी लास्ट पैरा में 6 पैरा के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो फैसला है, ये फैसला ना सिर्फ ओपिनियन है, यानी जो राय है आर्टिकल 186 के तहत, बल्कि इस फैसले का जो इतलाक है, वो मैं रेलेवेंट पैरा पढ़ देता हूं कि नाज़रीन के लिए बेहतर हो जाए। वो पैरा नंबर 6 है। This short order dispose of pending matter under Article 186 as well as Article 184(3). 184(3) declaration की बात कर रहा है। What has been said here and above is to be read and understood as a simultaneously exercise of and thus related to both the jurisdiction, यानी एक एडवाइजरी jurisdiction है और एक जुडिशियल रिव्यू की ओरिजिनल jurisdiction है। तो ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन पे भी पाबंद है, बाकी तमाम लोगों के ऊपर इसकी पाबंदी है। इस पावर अगर कोई वायलेट करता है, वैसे आर्टिकल 189 बड़ा क्लियर है, कोई वायलेट करता है तो आर्टिकल 204 के तहत उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। जैसे हमने बताया कि हमने तौहीन अदालत की दरखास्तें तैयार कर ली है, सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास अभी आ जाती है, तो हम फैसला करेंगे उसको क्या करना है। इलेक्शन कमीशन का शायद हम फैसले का इंतजार करें कि वो क्या देते हैं। डी सीट के हवाले से जब नोटिफिकेशन हो जाएगा, 25 सीटें खाली होंगी, तो उसके बाद पोजीशन जो है ना बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा अजहर साहब, दूसरा जो मुनहरिफ अरकान है, उनके मुतालिक जो राय सामने आई, ये भी अभी से लागू होगी या फिर इसे आइंदा के लिए लागू करने का कहा गया है? ये सदारती जो रेफरेंस है, ये 30 मार्च से कबल का ये आ चुका है सुप्रीम कोर्ट के सामने। इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन भी आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पेंडेंसी के दरमियान नमलेस पेंडेंस का असूल जो है वो हम सामने रखते हैं। इसका इतलाक जो ये मौजूदा असेंबली है ना, जो कि इसके कॉन्टेक्स्ट में अंडर क्वेश्चन था ये सवाल, यानी इसी असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में ये सारे सवाल उठाए गए थे। इसका इतलाक मौजूदा असेंबली यानी माजी में जो गुजर गई है वो तो पास्ट एंड क्लोज हो चुकी है, जो कि ये अभी पेंडिंग पड़ी है। इस असेंबली पे इसका बिल्कुल इतलाक हो। एक और बात बता दूं, सिर्फ बात यही नहीं रुकेगी,
बात अब नेशनल असेंबली तक भी जाएगी। नेशनल असेंबली के अंदर भी अब सादा अक्सरियत उनके पास सिर्फ 173 रह चुके हैं। अगर 2 सीटें हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान, अगर 2 सीटें अगर देखी जाए तो वो वोट भी काउंट नहीं होंगे। जब वो वोट काउंट नहीं होंगे तो उसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है सादा अक्सरियत वफाक के पास नहीं रह सकेगी। और वहां तो चूंकि सदर इस वक्त काम कर रहे हैं, पंजाब की हद तक तो गवर्नर को कंट्रोवर्शियल बनाया हुआ है, तो वहां अदम एतमाद का अगर कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पर अदम एतमाद रहे और वो वहां 172 वोट पूरे ना कर सके तो जो है ना आपकी कौमी असेंबली वो भी डिसॉल्व हो सकती। ठीक है अजहर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। और इसके साथ ही प्रोग्राम में बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बात किया था कि बलूचिस्तान के बाद पंजाब में अब हैज़े ने रुख कर लिया है और बहुत सारे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। चूँकि गर्मी की शिद्दत ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है और ऐसे में हैज़े की वबा का फूट पड़ना इज़ डिफ़िकल्ट। अपने बच्चों का भी आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। पेट की बीमारी होना, आपके बॉडी के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का निकल जाना बहुत सारी वीकनेस की जानिब आपको ले जाता है। अच्छा जी, इसी के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अजीज काजी, हेड ऑफ इंटरनल मेडिसिन, अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला फॉर आवर शो। बताएगा ये हैज़े की वबा फैलती क्यों है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, गर्मी भी इतनी ज्यादा है? जी थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया। ये जो इसका जो ऑर्गेनिज्म या बेसिकली बैक्टीरिया है उसको हम इसके जो कोरोना कॉज करता है वो विब्रियो कॉलरा के नाम से। और ये गर्मियों में इसलिए ज़्यादा है कि ऑब्वियसली ये जो इसकी बैकग्राउंड में जो रीजंस हैं लाइक अनहाइजीनिक फूड है, ये मतलब जैसे ड्रिंकिंग वाटर का इश्यूज आ जाते हैं कि जब गर्मियों में वाटर की अवेलेबिलिटी का इशू होता है, स्पेशली उन इलाकों में जैसे वी टॉकिंग अबाउट वो डेरा बुख्ती में एक पीर को है जहाँ से एक्चुअली सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। और फिर जो ईटेबल्स होती हैं इन वेदर कंडीशंस में उनकी ऑफ कोर्स उनकी क्वालिटी बड़ी जल्दी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। लेकिन एक बात का जो बहुत ज़्यादा जिस पे एम्फेसिस देने की ज़रूरत है वो ये है कि ये वी कॉल दिस एज फीको ओरल ट्रांसमिशन। दैट मीन्स कि ये जिस पेशेंट को की बॉडी में ये बैक्टीरिया होता है तो उसके स्टूल में ये पास होता है और उसके बाद जिस किसी ने इसको एक्वायर करना है वो इसको थ्रू ओरल रूट यानी खाने पीने की चीज़ों के थ्रू एक्वायर करेगा। और अगर ये दोनों चीज़ें कॉम्प्रोमाइज्ड हैं इन द सेंस कि कोई हाइजीनिक कंडीशन नहीं है, सीवरेज का सिस्टम अच्छा नहीं है, पर्सनल हाइजीन की हैबिट्स नहीं है, खाने पीने में ख्याल नहीं रखा जाता, चीज़ों को धो के इस्तेमाल नहीं किया जाता और पानी की अवेलेबिलिटी जो हाइजीनिक नहीं है, इन सारे बैकग्राउंड में ऑब्वियसली ये डिजीज फिर बहुत ज्यादा फैलना शुरू हो जाता है। और वो क्लासिकल एग्जांपल दोबारा मैं डॉक्टर साहब खाने पीने की वो कौन सी अशिया हैं, या अभी चूंकि मौसमी फल भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी उनकी एहतियात भी अक्सर बताई जाती हैं, बचपन से हम सुनते भी आ रहे हैं, तो किनसे हमने परहेज करना है? या अगर कोई ऐसी चीज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तरबूज खा लेते हैं तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इसके ऊपर से पानी नहीं पीना हैजा हो जाता है या दूध नहीं पीना हैजा हो जाता है। मैं चाहूंगी कि इस हवाले से आप जरा क्लैरिटी थोड़ी सी अगर कर दें। अच्छा, मैं इस स्टेज पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि हैजा और डायरिया एक चीज का नाम नहीं है। और ये जो आपने एग्जांपल्स दी कि दूध नहीं पीना या पानी नहीं पीना, उससे यस डायरियल डिजीज हो जाता है, बट टू से कि ये पी के हैजा हो जाता है, ये मिथ्स ही है, इसकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। लेकिन अगेन पॉइंट वही है कि ठीक है, इस मौसम में सबसे ज्यादा जो चीजें खाई जाती हैं वो ये तरबूज है, खरबूजा है और जितने फ्रूट आते हैं, जो कि गर्मी है और इसमें उनमें बड़ी जल्दी उनका एक जो फ्रूट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और फिर आपने देखा होगा अमूमन फ्रूट को फ्रेश रखने के लिए वो इसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल कर रहे होते हैं और वाटर का जो सोर्स है वो कभी भी फ्रेश वाटर नहीं होता, वो ऐसे ही कहीं से वाटर उठाया और उसको फ्रेश रखने के लिए इसके ऊपर वो स्प्रिंकल करते रहते हैं, उससे उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। जरा सा भी फ्रूट अगर पुराना है, प्रॉपर्ली स्टोर नहीं है और उसमें गल सड़ गया है और उसके ऊपर से वो वाटर स्प्रिंकल किया गया है, तो ये बड़ा एक जबरदस्त सोर्स बन जाता है जिससे ये कॉलरा का जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफर हो जाता है।
तो वो मतलब ये चूंकि सारे फ्रूट इस मौसम में, गर्मी में फ्रूट का डिके हो जाना बहुत कॉमनली पॉसिबल है। फ्रूट को फ्रेश रखने के लिए बहुत सारी तरीके किए जाते हैं, स्पेशली जो उसके ऊपर पानी फेंका जाता है वो उसका क्वालिटी, उसकी हाइजीनिक कोई उसकी गारंटी नहीं होती। तो इस वजह से ये मौसम और इन फ्रूट्स की प्रेजेंस में ये बहुत ज़्यादा ये कोरोना के केसेस फैलने का चांस बहुत बढ़ जाता है। और उसके अलावा ऑब्वियसली अगर पर्सनल जो केयर में अगर पानी को हाइजीनिक पानी नहीं है, मतलब वो पानी जिसको आप गारंटी से कहें कि ये साफ है, बॉयल करके इस्तेमाल नहीं किया गया, या मिनरल वाटर की बॉटल्स यूज की गई हैं, या फिल्टर के साथ पानी ऑब्टेन किया गया है, तो ये काफ़ी सारे सेफ्टी मेजर्स हैं जो ऑब्वियसली इसमें मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, हीट वेव का भी खदशा है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, स्पेशली वो लोग जो बाइक पर ट्रैवल करते हैं या बाहर हैं, तो ऐसे में हम अक्सर देखते हैं ना कि शरबत के जो स्टॉल्स लगे होते हैं, रेडी बान अक्सर जो है, कभी इमली का, आलू बुखारे का शरबत, कभी लाल शरबत या डिफरेंट तरह के, तो वो भी आपको इसकी तरफ लेकर जा सकते हैं, उनसे भी बचाव करना चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए कि घर से आप अपना साफ सुथरा पानी या शरबत लेकर चलें। ये बड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने की। देखें, मैंने कहा कि वाटर सोर्स, क्योंकि गर्मी का जब भी हम जिक्र करते हैं ऑब्वियसली देयर इज लॉट ऑफ जो होते हैं ना ड्रिंक्स विच आर बीइंग कंज्यूम्ड, और ये जो रोड साइड पे जो ठेले लगे होते हैं और जिसमें वो आपको डिफरेंट स्वीट ड्रिंक्स ऑफर कर रहे होते हैं, और इतनी गर्मी में चूंकि बहुत ठंडा होता है, देयर इज ऑलवेज टेंडेंसी कि आप जहाँ भी जा रहे हो आप रुक के वो पानी पीने और वो ड्रिंक्स पीने की कोशिश करते हैं। अब ये जो कॉलरा या हैजा है, इसकी खास बात ये है कि ये कोल्ड टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाता है, इवन आइस में भी सर्वाइव कर जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो लोग जो उसको ठंडा करने के लिए आइस का सोर्स क्या है, वो अमूमन आप देखोगे कि वो जो बर्फ उनमें डाल रहे होते हैं वो देखने में भी काफी उसमें मट्टी और गंदी नजर आ रही होती है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बड़े ही इम्पोर्टेंट जो आपने एक जिक्र किया कि जब आप घर से निकल रहे हैं और आप जानते हैं कि आपकी ट्रैवलिंग लंबी है और आप यू मे बी थर्स्टी ऑन द वे वेयरएवर यू आर गोइंग, तो आप अपनी वाटर जो है यू मस्ट कैरी इट फ्रॉम योर होम, और मस्ट इंश्योर कि वो फिल्टर का प्रोसेस्ड वाटर हो या आपने उसको बॉयल करके उसको यूज किया। और अगर कोई भी ड्रिंक लेके जा रहे हो तो मेक श्योर कि वो उसकी जो मतलब ऑब्वियसली वो जो चीज़ आपने कंज्यूम करनी है उसका जो सोर्स है वो हाइजीनिक हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब अपनी पर्सनल डॉक्टर साहब एक बात मैंने आपसे और पूछनी है। चले हम मशरूबात का तो इस्तेमाल छोड़ सकते हैं, बहुत सारे लोग पैकेट वाला या डब्बे वाला दूध इस्तेमाल नहीं करते, खुले दूध, और सुना भी यही गया है, कहा भी यही जाता है कि सब न्यूट्रिएंट्स खुले दूध में होते हैं, खालिश दूध बच्चों को देना चाहिए, बड़ों को भी पीना चाहिए। लेकिन ऐसे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब वो दूध गवाला लेकर आपके घर आता है तो वो पानी के मिलावट के साथ आता है। तो किस तरह से हम हमारे घर के दूध को बैक्टीरिया फ्री रख सकते हैं? ऑब्वियसली बॉयल करना एक कॉमन प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन क्या फिर भी कोई चांस बाकी रह जाता है कि उसमें जसूमा हो? जी, बात यह है कि एक तो वो ग्वाला की बड़ी मेहरबानी होगी अगर वो साफ पानी इस्तेमाल करे, लेकिन वो जिस तरह से लेकर आते हैं तो वो कभी भी हाइजीनिक नहीं होता, और स्पेशली समर्स में जबकि ये बैक्टीरिया की प्रोलिफरेशन हर चीज़ बढ़ जाती है। नंबर 2 ये है कि जो स्टैंडर्ड चीज़ है वो पेस्चराइजेशन, दैट मीन्स आप उसको प्रॉपर बॉयल करें, और जब बॉयल हो जाए तो 1-2 मिनट उसको बॉयल होने दें। दिस इज द प्रॉपर वे बाय विच ऑफ कोर्स आप इंश्योर कर सकते हो कि ये दूध वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और कल आप तमाम लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यकीनी तौर पर एक वीडियो वायरल हुई, और वो वायरल वीडियो हम तमाम लोग देख रहे हैं और उस पर काफ़ी तनकीद भी की जा रही है। हमने देखा एक वीडियो में एक टिकटॉकर खातून है और एक खूबसूरत सा गीत लगा हुआ है बैकग्राउंड म्यूजिक में, और साथ उन खातून के बैकग्राउंड में जंगल में आग लगी हुई है, और खातून आग के सामने बड़ी ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी वॉक करके, बड़ा खूबसूरत सा तैयार होके, जोड़ा पहन के, फुल मेकअप करके आती हैं और अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वो वीडियो जैसे ही पोस्ट करती हैं
तो जनाब सोशल मीडिया वाले उस वीडियो को हर जगह शेयर करते हैं, उन पर तनकीद करते हैं। अब बात यह है कि शौक की तकमील तो की जाए, लेकिन शौक की तकमील के लिए इंसान इस हद तक ना जाए कि जहां पर किसी का कोई नुकसान हो, या कोई देखने वाला, कोई कम उम्र बच्चा या कोई कम अकल इंसान इंस्पिरेशन लेके कोई बेहुदा हरकत करे। हम देखते हैं कि जो हमारी टिकटॉक्स की वीडियो होती हैं, कितना ड्रामा क्रिएट किया जाता है। हमारे टिकटॉकर्स किसी भी हद तक चले जाते हैं महज अपना कंटेंट तैयार करने के लिए। अगर कोई मरा हुआ है, किसी का खुदा ना खास्ता घर में कोई अफसोसनाक हादसा पेश आया तो वीडियो बनाई जा रही होती है। कहीं पर अगर लाहौर में किसी शॉपिंग मॉल में, किसी शॉपिंग सेंटर में आग लगी होती है तो बैकग्राउंड पर रखकर उस मॉल को और उस आतिश को वीडियोस बनाई जा रही होती है। कोई अपने मरने की एक्टिंग कर रहा होता है और वीडियोस और टिकटॉक्स बनाकर अपने आप को बेच रहा होता है। सो आई थिंक दीज टैक्टिक्स आर रॉन्ग, ये गलत है। लेकिन बहरहाल सारी बातें करेंगे। और आपको पता है कि इस लगने वाली आग पर डीसी इस्लामाबाद ने भी नोटिस लिया। उन्होंने किस वीडियो पर नोटिस लिया ये तो मैं आपको बताऊंगी, और वो कौन सी वीडियो है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहरहाल डॉली की जो जो टिकटॉकर खातून है जिनका नाम डॉली है, इनकी जो वीडियो वायरल हुई, जो कि हमने भी आपको दिखाई भी, इनका क्या मौकफ है ये वीडियो वायरल होने के बाद, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं कि वो क्या कह रही हैं। मैं जब वहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखी थी लगी हुई, कुछ और लोग और बच्चे भी थे, तो मैं वहाँ पे रुकी हूँ। तो मैंने जाके पूछा है बंदे से कि आपने ऐसा क्यों किया है। हाँ, इसलिए आग लगाया हमने। बहुत बड़े बड़े सांप निकलते हैं, दिन 2-3 मुर्गी के बच्चे हमने हमारे सिखाए हैं, हमारे बच्चों को खतरा होता है इसलिए हमने। तो उन्होंने यही मुझे कहा कि जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सांप है जो हमारे बच्चों को और हमारे जानवरों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो उससे बचने के लिए हमने ये आग लगाई है। जिस जगह पे हम यहाँ रह रहे हैं ये एरिया हमने क्लियर करने के लिए लगाई है। तो वहाँ से जिस वक्त मैं बात करके गुजर रही थी तो गुजरते हुए वहाँ पे एक स्लोमो वीडियो बना ली, दैट्स ऑल, बस कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे उससे बाकायदा मैंने उससे पूछा था, वो छोटी सी थी, इतनी ज्यादा नहीं, वो वीडियो में शायद ज्यादा फील हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी हरिपुर में मेकअप की मास्टर क्लास थी, मैं वहाँ से वापस आ रही थी। मैंने जो मास्टर क्लास में कपड़े पहने हुए हैं वही उस वीडियो में भी होंगे, तो वही आपको बता सकते हैं। जो उसने मुझे रीजन दिए, जो बताया, वो उसने क्लियरली यही बताया है। ठीक है, मान लिया। ये तो जनाब डॉली का जो मौकिफ था, उनका जो वर्डिक्ट था, वो तो क्लियरली सामने आ गया। वो कहती हैं कि मैंने ये आग हरगिज नहीं लगाई, और इस बात का सबूत वो पेश करती हैं कि वहां का जो मकामी शख्स जो कि रिहायशी है, वो उनसे उन्होंने बात की और फॉर्चुनेटली गुफ्तगू हो गई और उन्होंने वो शेयर भी कर दी। बट आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा सवाल यह है कि क्या फिर भी किसी ऐसी जगह पर जाकर जहां पर आग लगी हुई हो, या खुदा न खास्ता ये आग बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा हिस्से को जंगल के भी अपने हिस्से में लपेट में ले सकती है, इज़ इट अ राइट एक्ट? क्या फिर भी ये करना चाहिए? क्योंकि डॉली साहिबा, आपने बेशक ये आग नहीं लगाई, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि ये आपने नहीं लगाई। एवरीबडी इज ब्लेमिंग यू, और बहुत सारे और लोग आपसे इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं कि भाई वाह, बड़ी जबरदस्त वीडियो, चलो हम भी ऐसा करते हैं। कोई भी शख्स कोई भी ऐसी हरकत कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपका मौकफ, आपका वर्डिक्ट नहीं जानते हैं। तो मेरे ख्याल से बीइंग एन इन्फ्लुएंसर बहुत सारी जिम्मेदारी बनती है, बहुत सारा रोल बनता है कि आप लोग इस तरह की काम ना करें जो कि किसी और को इंस्पायर कर सकते हैं। और कोई भी टिकटॉकर या कोई भी शख्स किसी का या अपना नुकसान उठा सकता है। ये सिर्फ कोई एक वाकया नहीं है, इसके अलावा माजी में बेतहाशा और भी वाकयात हो चुकी हैं। कुछ मजीद वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं जिसमें ऐसे ही लोग कुछ स्टंट्स करते हुए वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। उन वीडियोस पर एक नजर डालते हैं। आइए। भी हो सकता है, पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो सख्ती से अपने बच्चों के एक्शन पर नजर रखें। अच्छा जनाब, अब मैंने जिक्र किया था इस तमाम वीडियो से पहले कि डीसी इस्लामाबाद ने भी एक वीडियो पर नोटिस लिया। उन्होंने किस वीडियो पर नोटिस लिया, आइए जरा आपको दिखाते हैं पहले वो। जी, अब जो आप नियो की टेलीविजन स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, डीसी इस्लामाबाद ने इस लगी हुई जंगल की आग पर नोटिस लिया। आप देख सकते हैं क्लियरली ये वो वाली वीडियो नहीं है जो कि टिकटॉकर खातून डॉली ने बनाई। बहरहाल इस डीसी इस्लामाबाद का जो नोटिस है वो भी शायद गलत साबित हुआ। लोगों ने काफ़ी कंफ्यूजन भी क्रिएट की, तमाम चीज़ों को मिक्स भी कर दिया। कहा यह गया इनिशियली कि ये मागला की पहाड़ियों पर लगी हुई आग है। अच्छा जी जनाब, अब हम प्रोग्राम में ज़रा आगे बढ़ते हैं। और जो डॉली टिकटॉकर हैं, जब उनकी इनिशियली वीडियो वायरल हुई तो ये
कहा गया कि ये मारगला की पहाड़ियों की लगी हुई आग है, इस्लामाबाद की आग है, लेकिन हम आपको बताएं कि जो ये आग लगी थी ये KPK का इलाका हरिपुर जहां पर आग लगाई गई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जनाब मौजूद हैं मोहम्मद तहमासिब जो कि चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट रीजन टू एबटाबाद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताएगा कि ये जब वाकया पेश आया तो किस तरीके से ही खबर आप तक पहुंची फौरी तौर पर? अच्छा, इस तरह सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस क्लेरिफिकेशन के लिए मौका दिया। बेसिकली हमारा जो है ये कैंथला है, ये टेक्सला के साथ ऊपर टॉप पे शुरू होता है और जाकर आगे बख्शाई तक, और जहाँ पे ये मोनाल रेस्ट हाउस है, ये 18 किलोमीटर हम इनके साथ एक ही स्टेज में, उस तरफ मारगला है और इस तरफ हमें जो टॉप पे पहाड़ जाता है ना, जिसका पानी इस्लामाबाद की तरफ आता है, इसको मारगला के पहाड़ कहते हैं, और जो उसके टॉप की दूसरी तरफ हमारी तरफ ये हरिपुर की तरफ पहाड़ आता है तो इसको हम खानपुर और मकनियाल के फारस कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये होती है। अब आग एक ऐसी चीज होती है कि ये आग हो गया, तूफान हो गया, जलजला हो गया, ये कौम नस्लें या ये वो नहीं ढूंढती है कि ये कौन सी जगह में, ये हर जगह पे लग सकती है ना, ठीक है ना जी। अब हमने इस चीज की हिफाजत के लिए कि ये अक्सर होता है कि हम कहते हैं कि ये KP से आग लग गई है, या वो इस्लामाबाद की तरफ से, हम कहते हैं इस्लामाबाद की तरफ से, वो कहते हैं KP की तरफ से। ये हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपना इलाका है, हमने इसकी जहाँ से भी लगे हमने उसको खत्म करना है, बजाना है ना, इसमें हमने कोई डिमार्केशन नहीं करनी। ये क्या, इसके लिए हमने ये किया है कि खानपुर के मकाम पे ऊपर टॉप पे हमने वॉच टावर बनाया है, जहाँ हमारा आदमी 24 घंटे मौजूद होता है, दूरबीन से देखते हैं, दूर से उसको कहीं आग का थोड़ा सा अगर शोला भी नजर आता है तो हमारी रैपिड रिस्पांस फोर्स बनी हुई है, फौरन हम टैंकर लेकर, बंदे लेकर, या हमने इक्विपमेंट दिए आग बुझाने के, फौरन उधर पहुंच जाते हैं। और यही जगह इस्लामाबाद भी हमारे पाँव के नीचे है। फिर जब हम जाते हैं आगे, ये बख्शाई है, बख्शाई में मेरे 10 आदमी अराउंड द क्लॉक उधर बैठे होते हैं, जो कि बाउंड्री है मेरी और इस्लामाबाद की, वहाँ पे भी ये ऐसे होता है। ये तो यहाँ तक, और हमने एक लाइन लगाई है, फायर लाइन होती है। फायर लाइन का ये मतलब है 10 से 15 फुट चौड़ी एक जगह होती है, अगर आग भी आ भी जाए, वो जगह हम वेजिटेशन से ब्रश नीडल जो कंबस्टेबल मटेरियल होते हैं उनसे साफ होती है, पत्थर रेत या ये चीज होती है, फिर वो आगे ट्रेवल ही नहीं कर सकती ना, उसको हम फायर लाइन कहते हैं। अब आपने ये जो चीज पूछी कि ये जो मरगला वाली आग है, ये मकनियाल हरिपुर की तरफ से लगी है ना, तो इसके लिए मेरी ये क्लैरिफिकेशन है कि जब आप इस्लामाबाद में खड़ी हो, इस्लामाबाद में, और आपका रुख हो फैसल मस्जिद की तरफ हो, चिड़ियाघर की तरफ हो, और उसके पीछे सारे ये वो जंगल हैं जिसको हम मरगला के जंगल कहते हैं, तो क्या मरगला के जंगलों के टॉप है, टॉप के बाद दूसरी तरफ मेरे जंगल शुरू होते हैं जो आपको इस्लामाबाद से नजर ही नहीं आते, तो क्या मेरे हरिपुर के और KP के जंगलों की आग को आप इस्लामाबाद से देख सकती हैं? ये तो डेफिनेटली वैसी बात है ना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो मरगला वाली आग है, ये हर साल लगती है आग, और ये आग फैलते फैलते, चूंकि मैंने पहले कहा कि आग ये सूबे, ये बाउंड्रियां या ये चीजें नहीं देखती, वो एक जगह से जो ये आग फैल कर हमारी तरफ जाती है या खुदा ना खास्ता हमारी तरफ से होकर इनकी तरफ आती है, हम 24 घंटे उधर अवेलेबल होते हैं, हम अपनी आग को कंट्रोल करते हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो भी वाकया हुआ, चूंकि देखें ना कि लोगों की नजरों में ये खातून टिकटॉकर का वाकया इस वक्त लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, क्या इस खातून के खिलाफ कोई किसी किस्म की कोई एक्शन लिया जाएगा, किसी किस्म की कोई FIR दर्ज की जा चुकी है? ये आपका टेक्निकल सवाल है कि इस दफा बच्चों ने, ये एक ही जगह नहीं है, बगनौतर के मकाम पे, जो कि ये डूबा गली और ये एबटाबाद में वाक़, एक बच्चे ने, यंग लड़के, उसने इस तरह की टिकटॉक बनाई और सोशल मीडिया पे जब शेयर हुई, बड़ी मुश्किल से हमने उसका नंबर ट्रेस करके, फिर उसकी लोकेशन ट्रेस करके, उसको फिर हमने फारस मजिस्ट्रेट के सामने पेश की और 14 दिन के लिए वो हवालात में है। ठीक है जी। इसी के अलावा हमें कल 2 और लड़कों का पता चला है और वो एबटाबाद में रहते हैं, आज या कल वो भी अरेस्ट हो जाएंगे। ये दूसरी बात होगी है। अभी ये जो डोली ने जो बात की, आपने जो टिकटॉक वाली है, वो कहती है कि मैं रोड से गुजर रही थी, आग लगी हुई थी और मैं रुकी और मैंने पूछा कि ये आग क्यों लगाई है। उन्होंने कहा कि ये इसलिए लगाई है कि हमारे घरों के करीब ये सांप आ जाते हैं, हमने सांपों को मारने के लिए, उनको दूर करने के लिए ये आग लगाई है। तो इसमें जरा ये आपको समझना चाहिए, खातून के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा?
ये इस खातून के लिए, चूंकि उसने उस खातून के खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा जिसकी टेरिटरी। अच्छा, अभी तक एक्शन नहीं लिया गया महकमे की जानिब से, तो किस चीज का फिर इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि मेरे ख्याल से कि ये तो गलत एक्ट है ना, कि अगर इस तरह की वीडियो चाहे किसी शख्स ने लगाई है, चाहे महकमे की जानिब से लगाई, कि ये जो शख्स इन्फ्लुएंसर है जिसको लोग फॉलो करते हैं ऑन सोशल मीडिया बहुत बड़ी तादाद में, उन पर ये जिम्मेदारी बनती है। सर आप मेरी बात को समझे, क्योंकि बहुत सारे कम उम्र लोग या कम अकल लोग या दूर दराज के लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि हम भी इतनी अच्छी वीडियो बनाएं, क्योंकि वीडियो तो बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि महकमे की जानिब से इस खातून के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर ये जितने भी टिकटॉकर हजरात हैं ये कम से कम जिम्मेदारी का तो मुजाहिरा करें ना, कि ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ भी हो गया तो आप लगे हुए हैं, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, जंगल में आग लगी है तो आप जंगल में मंगल करने निकल पड़े हैं। ये बिल्कुल हमारे कानून में है कि जितने भी पाकिस्तानी शहरी हैं उनको इसकी आग बुझाने में उसमें ऐसा डालना चाहिए, और जो लोग उसके करीब रहते हैं, जो उसकी मज़ाफ़ात में अगर आग को नहीं बुझाएंगे, उनके खिलाफ भी हम उनके हकूक़ को थोड़े वक्त के लिए रोक देते हैं। और ख़ास करके ये जिस खातून ने ये वीडियो बनाई है इसके लिए डेफिनेटली एक्शन होगा। ठीक है। और सर आइंदा इस तरह का वाकया ना हो, कोई लाहा अमल बनाया जाएगा या बनाना चाहिए, आप समझते हैं? किस बारे में, कि आग ना लगे, कि इस तरह का कोई वाकया ना हो किसी भी तरह का, मतलब कि अभी जिस तरह से ये बच्चों की आपने बात की, उनकी गिरफ्तारी हो गई, खातून के बारे में भी एक्शन लिया जाएगा। आप समझते हैं कि सख्त जुर्माना होना चाहिए या कोई सख्त सजा होनी चाहिए ताकि लोग जरा खौफ खाएं? ये इतनी इसमें सख्त सजा है, जितना नुकसान हुआ है, वहाँ पे कोई जंगल जला है या जहाँ पे जानवर कोई परिंदे मर गए हैं, या जितनी हमारी छोटी नपोजाएं हुई है वो सारी हम अदालत में पेश करते हैं। जी इतना नुकसान हुए इस आग की वजह से, वो उनको वो भी भरना पड़ेगा। इसमें कैद भी है, इसमें ये जुर्माना भी है, और ये सारी बातें इसमें शामिल है। जी ठीक है। खातून के हवाले से किस तरह का एक्शन लिया जाएगा महकमे की जानिब से, मैं जानना चाहूंगी आपसे। ये इस तरह होगा कि पहले हमें इसका जो अभी आपने भी शेयर किया, हम भी देख लेते हैं कि ये आया मरगला का एरिया है, इस्लामाबाद का एरिया है या केपी का एरिया है। ये हर एक का अपना अपना लॉ होता है। अगर मरगला के एरिया में के हरिपुर के करीब का इलाका है, हाँ जी, वो उससे वीडियो से हमें पता चल जाएगा। अब हरिपुर के करीब तो ऊपर वो क्या कहते हैं, मोनाल भी हरिपुर के करीब है, लेकिन वो इस्लामाबाद में है। हमारा एरिया मोनाल से भी 3-4 किलोमीटर आगे से शुरू होता है। अब ये डेफिनेटली हमें वो साइड को देखना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक आपके पास महकमे की जानिब से किसी तरह की कंफर्मेशन नहीं आई कि ये एग्जैक्टली कौन सी जगह है? जी 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 जी। ठीक है, तो इस पर कब तक वर्क हो जाएगा आप समझते हैं? ये हमारे कल से लोग लगे हुए हैं, या आज या कल 1-2 दिन में प्रोब हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला और आप इस पर बता रहे थे। और डेफिनेटली इट्स अ रॉन्ग एक्ट, आई गेस हमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए, और स्पेशली वो लोग जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं, जो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं या जिनकी बड़ी तादाद में फॉलोइंग है। कुछ भी शूट करने से पहले, कोई भी बात बोलने से पहले आप ख्याल करें कि बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, और कुछ लोग आपको फॉलो करके को करने का सोचेंगे भी। बाहर आ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे विद द न्यू सेगमेंट। स्टे विद अस। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले भी हमने सोशल मीडिया के हवाले से सेगमेंट शामिल किया। अच्छा, बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर बात करें, और जितने भी पेरेंट्स, जितने भी लोग इस वक्त मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ज़रा तवज्जो ज़रूर फरमाइएगा। कभी आपने सोचा है कि आपकी जो औलाद है, आपके जो बच्चे हैं, वो सोशल मीडिया एडिक्शन में मुब्तला हैं? अच्छा, मैं तो ऑब्जर्व करती हूँ, जब हम किसी गैदरिंग में जाते हैं, किसी जगह पर जाते हैं, ईद मिलन पार्टी होती है या किसी की बर्थडे होती है, कोई भी इवेंट होता है, इवन आप अपने ऑफिस से फ्री होकर जब इकट्ठे बैठते हैं, तो एवरीवन इज ऑन देयर फोन। हर इंसान अपने फ़ोन पर होता है, अपनी तरह का कांटेक्ट, किसी को फेसबुक पे स्टेटस शेयर करना है, किसी को स्नैपचैट लाइव अपने क्या खाना खा रहे हैं वो शेयर करना है, किसी को अपना जोड़ा दिखाना है, किसी को टिकटॉक बनाना है, किसी को पबजी खेलनी है, किसी को गेमिंग करनी है, किसी को कुछ करना है तो किसी को कुछ करना है। हर इंसान अपने फ़ोन में मुब्तला है। अच्छा, इसके साथ साथ फ़ोन में सेटिंग्स में एक ऑप्शन होती है, ज़रा वो जाकर देखिएगा ज़रूर, और वो है स्क्रीन टाइम की।
आप देखिए ज़रा जाकर उस सेटिंग में कि आपके फ़ोन का स्क्रीन टाइम कितना है, सोशल मीडिया ऐप्स कितना टाइम है, आप कितना अपने दिन का हिस्सा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को दे रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे कि क्या वाकई ही सोशल मीडिया एडिक्शन भी कोई चीज़ है, इस तरह की भी कोई एडिक्शन होती है, इससे पहले तो हमने कभी नहीं सुना था, और ये इंसान को किन किन स्टेजेस से गुजारती है और कहां तक ले जाती है, किस हद तक ले जाती है, इसी पर बात करेंगे। जनाब एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं इन स्टूडियोज, डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। एक मरतबा फिर आप हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया एडिक्शन, क्या हम इसको एज अ टर्म यूज कर सकते हैं, और ये कब पता चलता है दैट वी आर एडिक्टिव? सोशल मीडिया एडिक्शन हम बिल्कुल टर्म यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वाइन हो रही है ग्लोबली, ये लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लोग जो है अब बाकी सारी एडिक्शंस की तरह ये भी एक एडिक्शन बनती जा रही है। और इसको हम डिटर्मिन कैसे कर सकते हैं कि ये एडिक्शन है? बेसिकली इसमें तो कोई शक नहीं कि मोबाइल हमारी ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल बन चुका हुआ है। हम इसके बगैर जो है वो बिल्कुल भी मूव भी नहीं करते, यानी 5 मिनट के लिए भी आप देखो कि आपका मोबाइल आपके हाथ से इधर उधर होता है तो लोगों को ये फिक्र लग जाती कुछ खाली है। यानी इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मोबाइल्स के साथ बन चुका हुआ है लोगों का कि लोगों को फील होना शुरू हो जाता है कि कुछ पता नहीं कहाँ पड़ा हो, पता नहीं कौन सा मैसेज आ गया होगा। हालांकि मैसेज कितने को आ सकते हैं, आप कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप कोई ऐसे शोबे से ताल्लुक नहीं रखते जहाँ पे हर वक्त इमरजेंसी के मैसेजेस जो हैं वो आ सकते हैं, मगर फिर भी आपको अपने फ़ोन की इतनी ज़्यादा फिक्र होती है। जब लोग जो है बहुत ज़्यादा अपना दिन का ज़्यादा टाइम जो है, यूजुअली अगर आप एक अंदाजे के मुताबिक ऑब्जर्व करें तो ऑलमोस्ट कॉन्टीन्यूस अगर आप देखें उस टाइम को कैलकुलेट करें तो तकरीबन 8 से 10 घंटे लोग जो हैं वो अपने मोबाइल के ऊपर और इससे भी ज़्यादा जो है अपने मोबाइल पे दिन में लगाते हैं। अगर कुछ लोगों को सोशल मीडिया की एडिक्शन हो चुकी हुई है तो वो डिटर्मिन इस तरह से कर सकते हैं कि जब कभी उनका मोबाइल इधर उधर होता है और उन्होंने कुछ देर के लिए ऐप्स को साफ़ नहीं किया होता, जैसे टिकटॉक या जो दूसरे इंस्टा वगैरह हैं हमारे, अगर उन्होंने सर्फ नहीं किया, देखा नहीं हुआ, तो हाउ डू दे फील, उनको कैसा फील होता है उसके बारे में। एंड देन रात को सोने से पहले ख़ास तौर पे लोग अक्सर जो है वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे जो है मोबाइल को विदाउट एनी यूज़, विदाउट एनी पर्पस, सॉरी यूज़ नहीं, विदाउट एनी पर्पस उसको बस स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं और उसको देखे जा रहे हैं। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ नहीं है और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उनको डायरेक्टली फ़ायदा पहुँचा रही हो। सिर्फ देख क्या रहे हैं कि जी किस तरह का जो है वो लिबास पहना हुआ है, किस तरह के कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, एग्जैक्टली, बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो है वो देख रहे हैं। अगर बहुत लंबा टाइम जो है आप, यानी रात को आपको सोने में भी टाइम लग रहा है और आपको हर वक्त बस मोबाइल और सोशल मीडिया का पड़ा रहता है, तो इसका मतलब ये यू हैव डेवलप्ड एडिक्शन टुवर्ड्स सोशल मीडिया। मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूँगी, देखें जिसका ब्रेड एंड बटर है उनके लिए मार्जिन है कि जो अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा है, दे आर वर्किंग ऑन इट, जो अपना इससे कमा रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी ये है, वो जस्टिफाइंग है ऑब्वियसली उनका, क्योंकि ब्रेड एंड बटर। मगर जैसे कि आपने बोला कि जो लोग बस बैठे हुए हैं, वेले बैठे हुए हैं, दे आर जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन डिफरेंट एप्लीकेशंस और वो कर रहे हैं। और मुझे ये भी बात अक्सर समझ में नहीं आती है कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और खाना, भूख लगी हुई है भाई सबको, लेकिन पिक्चर्स बनाए हुए कितना आपको एग्जैक्टली बहुत ज्यादा हम मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो चुकी है, बस लोगों को ही दिखाना है। बिल्कुल ऐसा है। एक्चुअली आप ये देखोगे नबिहा, जो चीज़ होती है, जो हम अपने इर्द गिर्द जिस तरह का हमारा इन्वायरमेंट होता है ना, हम भी खुद वैसा होना शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली चाहते ना चाहते हुए वो चीज़ें हमारी ज़ात का हिस्सा बनना शुरू हो जाती हैं। जब आप सारा टाइम सोशल मीडिया के ऊपर रहते हैं, आप देखते हैं लोग अपने खाने पीने की, अपनी आउटिंग की, अपनी बहुत सारी फैमिली की, अच्छे इवेंट्स की जो है वो पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं, तो फिर आपको भी लगता है कि आप कहीं ना, क्योंकि आप कंपेयर करते हैं अपने आप को उनके साथ और अपने दोस्तों और कॉलीग्स के साथ। यहाँ पर हम ये भी बात बहुत जरूरी कर दें कि जो लोग समझते हैं ना, मतलब कि हमारे दीन में भी कहा गया है कि जो आपकी अचीवमेंट्स हैं उनको इतना ज्यादा पब्लिक ना करो, लोग हसद करते हैं, और रश्क करने वाले आजकल के दौर में भाई बड़े कम लोग होते हैं, ज्यादातर हसद करने वाले लोग होते हैं। बिल्कुल ऐसा है। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिव चीजें ही हैं उसके ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो हमारा कंटेंट जो है सोशल मीडिया के ऊपर दिया जा रहा है उसमें हमें बहुत सारी चीजें ऐसी यूजलेस नजर आती हैं। यानी गानों के ऊपर हर बंदे ने एक छोटा छोटा सा डांस क्लिप करके डांस बनाया हुआ है। जितनी हमारी यंग लॉट है, आप देखेंगे कि उनमें से शायद ही कोई
ऐसा बच्चा या बच्ची होगे जिन्होंने बड़ा कोई मीनिंगफुल कंटेंट क्रिएट किया हुआ होगा। ज़्यादा कॉमेडी इज़ रियली रियली गुड, क्योंकि ह्यूमर जो है ये हमारी ज़िंदगी का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा है और ये होना बहुत ज़रूरी है। मगर कंटेंट का मीनिंगफुल होना, बेशक वो आप ह्यूमर में कर रहे हैं, कॉमेडी में कर रहे हैं, उसका मीनिंगफुल होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ एक मैसेज जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप घूम घूम के अपनी फ्रॉक दिखा रहे हो और ये आपका टिकटॉक बन गया, आपने किसी और की आवाज़ को जो कॉपी करके जो है उसके ऊपर एक अपना बना दिया है, एक स्किट सा कर दिया है, वो आपका एक टिकटॉक बन गया है या आपकी स्नैक वीडियो बन गई। यानी टिकटॉक या स्नैक वीडियो या कोई और ऐप बुरे नहीं है, बट द थिंग इज दिस कि क्या हम उसको इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, एंड देन अगेन उसके ऊपर जो कंटेंट जो एज ए टिकटॉकर, इवन मैं समझती हूँ टिकटॉकर हैं या आप स्नैक वीडियो बना रहे हैं या आप इंस्टा के ऊपर या सोशल मीडिया के किसी भी जगह पे आप अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एटलीस्ट ये ज़रूर देखें कि क्या सिर्फ पर्पस शोहरत हासिल करना है या इसके साथ साथ जो है लोगों को हेल्प आउट भी करना है। वक्त था ना जब हम सुनते थे कि इंसान पैसे की हवस में कुछ भी कर सकता है, आजकल मेरे ख्याल से ये बात हो चुकी है कि इंसान शोहरत की हवस में कुछ भी कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज जरूर पूछूंगी, एक तो मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है, जरा इस पर जरा शॉर्ट कमेंट आप कर लूंगी, और दूसरा मैं जिक्र करना चाहूंगी कि जब स्टारडम इंसान के पास होता है तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, और इसकी हमने बहुत सारी मिसाल देखी है, अभी नहीं हम हमेशा से देखते चले आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट की, अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया, या वो मिड लाइफ क्राइसिस होता है या वो शोहरत संभाल नहीं सकते हैं। अभी एक रीसेंट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, चले फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की। आपने देखा डेली ऑन इंस्टाग्राम वो अपनी एक नई पोस्ट, अपने नए टिकटॉक्स शेयर करते हैं। एक ऐसा इंसान जिसको इतनी शोहरत मिली हो, जिसको अल्लाह ताला ने इतना रुतबा, इतनी इज्जत दी हो, तो कैसे जवाल की जानिब जब आते हैं तो फिर क्या वो हाल हो जाता है, और क्या ये मेंटल स्टेट क्या है? क्या शोहरत जब ख़त्म हो रही होती है तो इंसान की जहनी कैफियत किस तरह से हो जाती है, कैसे अपने आप को उस वक्त हैंडल करे? निविया, बेसिकली शोहरत एक तो कुछ चीज़ें जिनके फैक्ट्स हमें जानना बहुत ज़रूरी हैं कि शोहरत एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहने वाली नहीं है। इसको आपने मेंटेन करना होता है, और मेंटेन आपने इस तरह से करना होता है कि आप जिस चीज़ से मशहूर हुए आप उससे अपने आप को बेहतर से बेहतर करते जाएं, ना कि आप कुछ चीज़ें ऐसी अब उसमें शामिल कर लें कि जो कि आपकी पर्सनैलिटी से मैच ना करती हों और क्वेश्चन मार्क जो है उसके ऊपर बनना शुरू हो जाएँ। पर्टिकुलरली जिस पर्सनैलिटी की हम अभी बात कर रहे हैं कि हमने देखा है इनका ओवर द इयर्स डाउनफॉल सबको नजर आया। ये नहीं है कि वो सिर्फ रातों रात हो गया, नहीं रातों रात नहीं हुआ, वो बहुत कांस्टेंट एक डाउनफॉल था, और वो डाउनफॉल में उनके अपने बिहेवियर्स का बहुत ज्यादा रोल था। कैफियत आपके साथ होती है और वो ग्रेजुअली वन फाइन डे मतलब वो चल रही होती है, वो बढ़ती चली जाती है, या फिर शोहरत चली गई या लोग पसंद नहीं करे, जैसे वंस ही सेड के भाई मैं पाकिस्तान का सुपरस्टार रहा और उसके बाद 2 दिन के बाद वापस वो हर चीज़ खत्म हो गई। लेकिन क्या ये इंसान की ज़हनी कैफियत होती है, ये चली जा रही होती है? ये बिल्कुल हो सकती है, और इसमें क्योंकि बहुत सारे टाइम पे कुछ पर्सनैलिटीज़ इस तरह की होती हैं जिनमें नार्सिज्म जो है, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटीज़ यानी अपने आप को खुद पसंदी बहुत ज़्यादा होती है कि मैं तो शायद बहुत बड़ी चीज़ें, और जो भी मैं करता हूँ वो लोगों को बड़ा आइकॉनिक लगता है और लोग उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा। या वो बड़ा अपीलिंग होता है लोगों के लिए। बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। एग्जैक्टली, ये बहुत खतरनाक है, बिकॉज आप उसमें फिर कुछ भी कर रहे होते हैं, ये आपके दिमाग के अंदर में एक चीज, और इसमें आप अपने हीरो खुद हैं और आप ही सही है, दूसरा गलत है, और उसमें हमेशा जो है फिर आप उसमें फिर अपनी वैल्यूज को, अपने कंडक्ट को और अपने रोल को जो है बहुत सारे टाइम पे मस्क कर देते हैं, वो खत्म हो जाता है एंड यू जस्ट डूइंग, क्योंकि आपको कहीं ये कंसीव हो चुका हुआ कि मैं जो भी कर रहा हूँ पीपल आर अप्लॉजिंग दैट, वो उसको उस तरह से अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और उसके लिए वाह और खुश भी हो रहे हैं। जबकि और नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी वाले लोग जो है वो अक्सर खुद पसंदी का बहुत ज़्यादा जो है वो शिकार होते हैं। बट एडिंग ऑन के जिस तरह से हम देखते हैं हमारा सोशल मीडिया है, हमारा मीडिया है, यहाँ पे विद ड्यू अपॉलॉजीज कुछ चीज़ें फैक्ट्स शेयर करना चाहती हूँ कि हमने देखा है कि वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा शोहरत में चले जाते हैं और फिर वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते, तो वो यूजुअली डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और डिप्रेशन का शिकार होने के साथ देन दे गेट इनटू द ड्रग्स बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज जो है वो होता है, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जा रहे होते हैं व्हेन दे कैन नॉट कोप विद दैट, क्योंकि जो इंडस्ट्री है उसके लोगों के लिए आसान नहीं है हेल्प तक रीच करना, या अपने आप को ये कहना कि मैं भी एक मेंटल हेल्थ मेरा जो है वो डाउनफॉल चल रहा है या मैं डिप्रेशन में से गुजरा हूँ, बिकॉज उनको अपने ऊपर ये चीज़ भी होती है कि अगर हम जाएंगे तो ऑफकोर्स लोग जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें और उंगलियाँ जो है वो पॉइंट आउट उनको खुद फील हो रहा होता है कि ये होना शुरू हो जाएंगे, और ईजिली वो अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी इतने आसानी से उनको लगता है कि लोगों को पता चल जाएगा उनके बारे में, तो दैट इज़
इज वाई दे बिकम रिलक्टेंट टू गो टू द हेल्प। सो जब वो हेल्प की तरफ नहीं जाते तो फिर वो सेल्फ हेल्प करने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में फिर उनको देखा जाता है कि ड्रग्स में चले जाते हैं। और ड्रग्स में जाने के बाद यूजुअली जैसे आमिर लियाकत के बारे में भी बहुत सारी चीजें जो खास तौर पे सुनने में, ये हकीकत कितनी है इसके बारे में मैं नहीं बता सकती, ना ही मैं सिर्फ इसको जो सुना गया है या वो जिस तरह से बात कर रहे होते हैं मैं सिर्फ उसके ऊपर बात कर रही हूँ कि पर्सनली क्या चीज़ें मुझे नहीं पता उसके बारे में, बिकॉज अनटिल अनलेस यू मीट अ पर्सन और आप उससे बात करते हो तो फिर आपको पता चलता है। लेकिन जो चीज़ बज़ाहिरी नज़र आ रही है मैं सिर्फ उसके ऊपर बात कर रही हूँ कि जैसे उनके लिए भी ड्रग्स का अब्यूज़ जो है वो रिपोर्ट हुआ है, और जब कभी वो खुद भी बात कर रहे होते हैं तो उनकी बात का जो है कॉन्टेंट बड़ा शिफ्ट कर रहा होता है, जो कि उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा बता रहा होता है। एंड एट द सेम टाइम नबीहा, क्योंकि इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी के कितने बड़े फेज में से गुजरे हैं, तो दिस इज एक्यूट ट्रॉमा एक्चुअली, जिसमें ही हैज़ लॉस्ट हिज सेंसेस कि अच्छा उसको एक्चुअली उसको कोप करने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत सारे कम लोग जानते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो है उनका, आप देखो उनका सपोर्ट सिस्टम नहीं है इस वक्त उनके पास। एंड इवन अगर वो मीडिया के ऊपर शेयर भी कर रहे हैं तो लोग उनको अप्रिशिएट करने की बजाय, सपोर्टिव होने की बजाय उनको ज्यादा बुरा जो है वो उस तरह से कह रहे हैं। लेकिन अब आमिर लियाकत साहब की हालत इस वक्त शायद इस तरह की कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि शायद उनको स्टॉप करना है। कितने लोग इस सिचुएशन में होंगे ना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैमिलीज के बहुत सारे लोग जो कि जॉबलेस, बहुत सारे लोग जिनको काम नहीं मिल रहा, उनकी भी कमोपेश सेम सिचुएशन होती है। और उसमें जो है ऑफ कोर्स उनको उस वक्त सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, मगर वो सपोर्ट सिस्टम आपने बनाना होता है अपने अच्छे दिनों में। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने इससे पहले बात की मिड लाइफ क्राइसिस, ये क्या है? ये हम अक्सर बहुत सुनते हैं कि व्हेन यू क्रॉस 40 तो उसके बाद इंसान का जो स्टेट ऑफ माइंड है या बड़ा कोई डिफिकल्ट टाइम होता है, तो क्या इंसानी नफ्सियात है? मिड लाइफ क्राइसिस जो है वो एक्चुअली इस तरह से होता है जैसे हम भी अपने मिड लाइफ क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। नहीं भाई, हम तो अभी अपने मैं अपना स्टेटमेंट वापस ले रही हूँ कि मैं 18 साल की हो गई हूँ। ऑफ कोर्स हम अभी नहीं तो आफ्टर कुछ टाइम जो है हम उसको हिट कर रहे होंगे। मिड लाइफ क्राइसिस एक्चुअली ये है क्योंकि अब आपको एक सेट जो है ना हमारे यहाँ पे लर्निंग बनी हुई है कि अच्छा जब आप 40 के हो जाते हैं या 40 से क्रॉस कर जाते हैं तो आपकी सेहत डाउन जाती है, आपके ऊपर प्रेशर्स इंक्रीज कर जाते हैं क्योंकि आपके बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं और उनका एक प्रेशर होता है। फिर आप खुद सेल्फ प्रोडक्टिव उतने ज़्यादा नहीं रहते, आपकी शक्ल थोड़ी सी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है और लोगों को आप उतना अट्रैक्ट नहीं करते। लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है कि अब ये 40 का 45 या 40 से 50 के बीच में दोनों एग्जैक्टली दोनों फॉल कर रहे हैं, तो अब इनकी वैल्यू जो है, सोशल वैल्यू जो है वो कम हो रही है। और जब वो सोशल वैल्यू कम हो रही है, अटेंशन आपको उस तरह से नहीं मिलती या आप उस तरह से आप क्राउड पुलर नहीं हो सकते या अटेंशन का मरकज नहीं हो सकते, तो ये चीज जो है फिर आपको एक्चुअली मिड लाइफ क्राइसिस की तरफ लेके जाती है। एंड देन यू कैन नॉट आइडेंटिफाई योर ओन स्किन एक्चुअली, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, पिंपल्स भी नहीं जा रहे हैं, एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें जो चैलेंजेस जो है आना शुरू हो जाते हैं। वो चैलेंजेस एक्चुअली आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मगर दिमाग में वो चीज जो है बैठी हुई है कि अब मैं हो गया हूँ 40 का, तो अब ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। अब पहले जैसी एनर्जी कहाँ, इस तरह के लोगों की वॉइस आप देखते हैं उनकी लैंग्वेज में इस तरह की चीजें जो आना शुरू हो जाती हैं। अब पहले जैसी बात नहीं है, अब पहले जैसी एनर्जी नहीं है, अब पहले जैसा वो नहीं है। सो दैट इज वाई हम ये समझते हैं कि ये ऑटोमेटिकली मिड लाइफ डिप्रेशन शुरू हो जाता है लोगों को खुद ही, और वो एनवायरमेंटल और फैक्ट जो इधर उधर की इंफॉर्मेशन होती है वो इंड्यूस करता है। जबकि हमने देखा ये टेलिंग यू द ट्रुथ के मैंने यूरोप में देखा है 90 ईयर्स की, 70 ईयर्स की, 80 ईयर्स की खातून और बाबा जी जो हैं वो खुद वॉक कर रहे होते हैं, वो चीजें कर रहे होते हैं। वहां पे 40 साल के बाद लाइफ जो स्टार्ट होना शुरू होती है, हमने देखा है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अब फ्री हो गए, बिल्कुल। और अब मेरे ख्याल में जो आफ्टर 40s का टाइम रीजन की बात की, वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट भी आपको पता है कि वो सपोर्ट करती है। हमारे यहाँ जब पेरेंट्स ने आके बुढ़ापे में जाके, एक तो बीमारियां इतनी नहीं, अम्मा जी एक्सरसाइज नहीं करनी, बेड पे पड़े रही आप जरा, बिल्कुल मानना भी पड़ता है बच्चों की अपनी, तो ये सारी चीजें भी हमारे यहाँ बिल्कुल ये एग्जिस्ट करती हैं। और इसी तरह से हमने देखा कि जैसे इवन मीडिया में भी जैसे लोग जो अपने 30s क्रॉस करते हैं तो उनको और भी ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, बिकॉज अब जो है हमारे यहाँ मीडिया में लोग 30 क्रॉस करते ही नहीं है, स्पेशली खवातीन, स्पेशली वो तो करते ही नहीं, टू से वो नहीं करते, लेकिन एक्चुअली तो हो रही होती चीज और सबको पता चल रहा होता है, तो वो एक्चुअली खुद ब खुद एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आपकी सोशल वैल्यू जो है वो कम हो चुकी हुई होती है। आप ये कंसीव करते हैं, जबकि आप इस पे भी बिल्ड कर सकते हैं व्हेन यू आर क्रॉसिंग योर एवरी स्टेज ऑफ एज, तो आप अपनी चीज़ों को खुद ब खुद इम्प्रूव कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, मगर उसमें फिर
ऑफ कोर्स आपको एक चीज़ जो चेक देने की ज़रूरत है वो है एज अप्रोप्रिएट चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। इस वक्त इस स्टेज के ऊपर मुझे क्या करना चाहिए और इस वक्त मुझे अपने आप को किस तरह से केटर करना चाहिए, जिसकी मिसाल मैं समझती हूँ फिर से विद ड्यू अपॉलॉजी हमें इस वक्त जो एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हमारे सामने आ रही हैं उन्हीं का फिर से मैं रेफरेंस देना चाहूँगी कि अगर आप अपनी एज और स्टेज के हिसाब से चीज़ों को प्लान करें तो आपको कभी डाउनफॉल नहीं आता। अपनी प्राइवेट लाइफ नेवर पुट ऑन सोशल मीडिया, यस, कभी ना दिखाएं, कभी उसका वो डिस्प्ले ना करें। लेकिन ये हो कैसे सकता है ना, आप देखें जो हमने कंपटीशन एक पुट किया हुआ है, लोगों ने अपनी चकाचौंध जो ज़िंदगी लोगों को दिखाना शुरू की है इम्प्रेस करने के लिए लोगों को व्हाट आई एम लिविंग, जबकि आपकी जो सोशल मीडिया की लाइफ है वो सारी फैंटेसी है एक्चुअली, उसमें बहुत ही कम रियलिटी आपको नजर आएगी और रियलिटी वो है जो जिन लोगों की स्ट्रगल आपको नजर आती है और अपनी सक्सेस स्टोरीज वो शेयर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो भी शेयर कर रहे हैं लेकिन उनकी सक्सेस स्टोरीज हमें नजर आ रही हैं, हाउ दे हैव बिल्ड ऑन। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना अच्छा दिखाते हैं, जैसे हम 70 सेल्फीज लेते हैं और उनमें से कोई एक अच्छी आती है तो देन वी पुट इट ऑन सोशल मीडिया के जी इसके ऊपर कमेंट्स जो हैं इसको लाइक्स ज़्यादा मिल सकते हैं। सो अगर हम खुद को खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे नबीहा तो हमें दूसरे लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स हैपनिंग। और अब हम जितनी जैसे ये कैंपेन्स चल रही हैं कि जी सोशल मीडिया जो है वो रियलिटी से बहुत दूर है, उसके ऊपर जो पोस्ट हम शेयर करें जो अच्छा सिर्फ अपने बारे में शेयर कर रहे हैं दैट इज़ ओनली द फैंटेसी, तो लोग उसको खुद ब खुद जो है वो अब आपके साथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना शुरू कर देते हैं कि एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग। अपने बारे में खुशगुमान होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाएं, किसी को बहुत आप कमतर समझो। दूसरी चीज़ ये है कि पुटिंग एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया भी आपकी किसी जहनी कैफियत की तरफ इशारा करता है। सेकंड चीज़ ये कि आपको कंपैरिजन में नहीं पड़ना चाहिए किसी और की ज़िंदगी के साथ, क्योंकि लोग अपनी अच्छी बातें अच्छी चीज़ें तो बताते ही हैं, दिखाते ही हैं, लेकिन अपनी बुरी चीज़ें अपनी डार्क साइड कभी भी कोई नहीं दिखाता। इवन हम खुद अपनी डार्क साइड नहीं देखना चाहते। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिब ने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दोबारा करेंगे ज्वाइन, साथ रहिए। पाकिस्तान।